अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूशन टाइम। हमारा आज का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी और हमारे टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, हम आज अपने इस लेक्चर में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को कवर करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्कोप का मतलब क्या है। स्कोप वर्ड जो है इसका मतलब है कि आप जिस चीज़ के स्कोप की बात कर रहे हो तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये चीज़ कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, या आप इस सब्जेक्ट के अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सोशियोलॉजी क्या क्या चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो एरिया है वो कितना वाइडन है, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती हैं। तो स्कोप में हमसे क्वेश्चन आता है अगर कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सोशियोलॉजी आपकी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, या आप सोशियोलॉजी में क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो सोशियोलॉजी जो है एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन के तौर पर इमर्ज हुई थी इन रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम्स, या जो सोशल चेंज आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी सोशियोलॉजी इमर्ज हुई थी। इसके इनिशियल स्कोप को इसने गाइड किया, यानी इसका जो एज अ सब्जेक्ट शुरुआत इसकी एक नैरो कह सकते हैं आपके नैरो सेंस से हुई। देन बाद में वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली ये फैलता गया, सब्जेक्ट फैलता गया। तो हम इसकी जो स्कोप है उसको हम समझेंगे इन डिफरेंट फेजेस, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अपने हर फेज को याद करना है। इनकी चीज़ें, छोटी छोटी बातें मैं आपको स्कॉलर्स के नाम बता दूंगी और उन्होंने कौन कौन सी टर्म्स उस टाइम पे यूज़ की सोशियोलॉजी में। ठीक है, वो आपने याद रखनी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपने 3-4 दफ़ा इस लेक्चर को देखना है, समझना है, अपने नोट्स बनाने हैं, और जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगे जो मैं आपसे केयर कर रही हूँ वो आपने साथ साथ नोट करनी है, एंड देन यू आर गुड टू गो। तो हम स्टार्ट करते हैं फेजेस। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के फेजेस समझते हैं। पहला फेज है इसका इनिशियल फेज, 1838 से लेके 1880 तक ये फेज हमारा चला है, ये इसका टाइम पीरियड है। इनिशियल फेज में हम सबसे पहले मैक्रो यूनिट्स पे बात करते हैं कि सोशियोलॉजी का जो इनिशियल फेज था उसमें जितने सोशियोलॉजिस्ट थे वो मैक्रो यूनिट्स की बात कर रहे थे, यानी सोसाइटी को इन टर्म्स ऑफ मैक्रो यूनिट्स समझ रहे थे। मैक्रो का मतलब है बड़ा, यानी ब्रॉडर चीज़ों पे बात करना, नैरो चीज़ों की तरफ ना जाना। मिसाल के तौर पर वो बड़े बड़े इवेंट्स जो सोसाइटी में हो रहे थे उनको स्टडी कर रहे थे, फैमिली को स्टडी कर रहे थे, रिलीजन को स्टडी कर रहे थे, मैरिजेस को स्टडी कर रहे थे, बट इंडिविजुअल को फोकस नहीं कर रहे थे। मैक्रो के टाइम पे आप सिर्फ इवेंट को स्टडी किया जा रहा था, आपके इंडिविजुअल को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। ऑगस्ट कॉम्टे हैं, उन्होंने सोशल स्टैटिस्टिक की बात की, उन्होंने टर्म सोशल डायनेमिक्स यूज़ की। स्टैटिस्टिक से मुराद उनका जो चीज़ें कभी नहीं बदलती, डायनेमिक जो चीज़ें वक्त के साथ साथ बदलती हैं सोसाइटी में, जो चीज़ें उनको इस तरह की लगी उन्होंने सोशल स्टैटिस्टिक में डाल दी, जो बदल सकती थी वो डायनेमिक्स में डाल दी। ठीक है, सेंट साइमन ने सोशल फिजिक्स की टर्म यूज़ कर दी। ये हमारा पहला इवेंट है मैक्रो यूनिट्स। ठीक है, देन इंडक्टिव अप्रोच इनिशियल में यूज़ हुई सोशियोलॉजी में। इंडक्टिव वर्ड को समझ लेते हैं। इंडक्टिव का मतलब है कि आप एक चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते रहो, बार बार करते रहो और देन आप थ्योरी बना लो। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपके पास रिजल्ट सेम आ रहा है, तो आप क्या करते हो, आप उसकी थ्योरी बना देते हो। तो आपने कौन सी अप्रोच यूज़ की, आपने इंडक्टिव अप्रोच यूज़ की। तो अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटी इन टर्म्स ऑफ एम्पिरिसिज्म, यानी वो सोसाइटी की जो रियलिटी है उसको समझ रहे थे। एम्पिरिसिज्म यानी एक चीज़ को आप सामने ऑब्जर्व करो, आप देखो होता हुआ उसको, तो देन आप कहते हो कि ये एम्पिरिसिज्म का प्रोसेस है। ठीक है, तो वो इंडक्टिव अप्रोच को इस्तेमाल कर रहे थे और रियलिटी को समझ रहे थे, सामने देखते हुए मल्टीपल टाइम्स उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, एंड देन उसकी बेस पे वो थ्योरी बना रहे थे। ये इनिशियल फेज कंटिन्यू रहा। ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं वो आते हैं, वो सोशल पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, पॉजिटिविज्म को ऐड करते हैं कि हर चीज़ को वो देखते हैं और उस मतलब एक्सप्लेन करते हैं पॉजिटिव टर्म में उसको। ठीक है, लॉज बना रहे हैं। देन हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, वो ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो हमारी बिल्कुल ऑर्गेनिज्म की तरह है। भाई जिस तरह सेल कंबाइन होते हैं टिश्यू बनता है, टिश्यू कंबाइन होते हैं ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसी तरह वो कहते हैं भाई इंडिविजुअल्स आते हैं, फैमिली बनाते हैं, फैमिली कम्युनिटी बनाती है, देन बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलके सोसाइटी बना देते हैं। ठीक है, हम आगे जाके इन सारे कॉन्सेप्ट को जो मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ डिटेल से पढ़ेंगे अपने कमिंग लेक्चर्स में, इसीलिए इस वक्त हम इनमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। आपको जस्ट
जस्ट ये चीज़ें मेंशन करनी है और आपका आंसर अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इवेंट आता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी सोसाइटी को इन्होंने मैक्रो यूनिट्स पे देखना शुरू कर दिया। देन उसके बाद इन्होंने इंडक्टिव अप्रोच यूज़ कर दी रियलिटी को समझने के लिए। अब आती है बात ह्यूमंस पे। अब वो ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं कि भाई अब क्या करना है, हमने इनके सोशल प्रॉब्लम को समझना है, ठीक है। देन उसका सोल्यूशन इनको देना है, यानी अब वो मसले उन्होंने ऑब्जर्व कर लिए, एम्पिरिसिज्म करके देख लिए, पता लग गया कि ये हमारी सोसाइटी के ये मसले हैं, अब बैठ के इनका हल निकालते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव आ गई। ये इनिशियल फेज कवर हुआ, यानी ये जो सोशियोलॉजी का एरिया था इनिशियल फेज में, वो ये 3 इवेंट्स इसमें हुए। देन हमारा सेकेंड फेज स्टार्ट होता है जो है 1880 से लेकर 1940 तक। अब हमारा स्कोप जो है वो सोशियोलॉजी का वो मज़ीद वाइडेंट हो रहा है। मैक्स वेबर आते हैं, माइक्रो रियलिटीज़ की बात करते हैं। माइक्रो यानी इंडिविजुअल पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी का आगाज़ करते हैं, यानी इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं। और कहते हैं इंटरप्रिटेटिव का मतलब है कि वो इंटरप्रिटेट कर रहे हैं चीज़ों के, कि भाई एक चीज़ हुई, एक इवेंट हुआ, तो इंडिविजुअल ने उस पर्टिकुलर इवेंट से क्या समझा। मिसाल के तौर पर फैमिली है, हम एक लफ्ज़ यूज़ करें फैमिली, तो अगर एक जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसके ख्याल में फैमिली क्या है, हो सकता है उसके ख्याल में फैमिली उसके माँ बाप हों, बहन भाई हों, हो सकता है उसके फैमिली उसकी चाचा चाची हो, मामा मामी हो, एक्सटेंडेड फैमिली को समझ रहे हैं, या हो सकता है वो यतीम हो और जिसके साथ रह रहा हो उसको उसके दोस्त अपने फैमिली लग रहे हो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई हर इंडिविजुअल के डिफरेंट राय हो सकती है फैमिली के बारे में। इसी तरह रिलीजन को लेके भी, इसी तरह मैरिज को भी लेके। तो मैक्स वेबर क्या कर रहे हैं, उनके स्कोप को मजीद सोशियोलॉजी के स्कोप को वाइडन किया, जबकि डरखाइम जो हैं वो मैक्रो यूनिट्स पे ही बात करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं हमारे सेकेंड फेज में, और वो सोशल फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। सुसाइड पे थ्योरी बनाते हैं, वो आपकी डिवीजन ऑफ लेबर पे बात करते हैं, यानी जो सोसाइटी में फैक्ट्स मौजूद हैं वो उस पे बात करते हैं, इंडिविजुअल पे बात नहीं करते। ये सेकेंड फेज चल रहा है, ठीक है। देन सोशियोलॉजी जो है वो हमारी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ानी जाने लगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सोशियोलॉजी में रिजल्टेंटली 2 स्कूल ऑफ थाट्स निकलते हैं, ठीक है। एक है फॉर्मल स्कूल ऑफ थाट, एक है सिंथेटिक स्कूल ऑफ थाट। फॉर्मल स्कूल ऑफ थाट जो है वो माइक्रो फिनोमिना पे ज़्यादा फोकस करता है, जैसे कि सोशल एक्शन हो गया, या जो सोशल प्रोसेसेस हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, और एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइजेशन बता रहा है कंक्रीट रियलिटी के बारे में। जबकि जो सिंथेटिक स्कूल है वो मैक्रो पे बात करता है और वो सारी साइंसेस को इकट्ठे करता है, और वो कहता है कि भाई सोशियोलॉजी जो है वो सब कुछ स्टडी कर सकती है, ठीक है। सोशियो सेंट्रिज्म का वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे कि क्या करें, वो सोशियोलॉजी जो है वो सोशियो सेंट्रिज्म उसको बता रहे हैं कि भाई सोशियोलॉजी जो है वो हर एक चीज़ को कवर कर सकती है। डरखाइम ग्रैंड थ्योरीज दे देता है, सुसाइड की दे देता है, डिवीजन ऑफ लेबर की दे देता है, ठीक है। इस तरह बाकी सोशियोलॉजिस्ट आते हैं और वो अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि सेकेंड फेज में 2 स्कूल ऑफ थॉट निकल रहे हैं, एक फॉर्मल जो कि माइक्रो को सपोर्ट कर रहा है, एक सिंथेटिक जो कि हमारा उसको मैक्रो को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो सेकेंड फेज हमारा ये कंटिन्यू है। देन इसके बाद आगे तो सेकेंड फेज हम वाइंड अप करते हैं कि हमारा क्या मैक्स वेबर आए, माइक्रो रियलिटीज़ पे बात की, डरखाइम ने अपने मैक्रो यूनिट्स वाले कहानी को कंटिन्यू किया, यूनिवर्सिटीज़ में सोशियोलॉजी पढ़ाने लग गई, ठीक है, ज़्यादा। और 2 स्कूल ऑफ थॉट निकले, फॉर्मल सिंथेटिक, फॉर्मल माइक्रो और सिंथेटिक मैक्रो। अब हमारा थर्ड फेज स्टार्ट होता है। थर्ड फेज जो है वो 1940s से लेकर 1990s तक चलता है। इसमें क्या होता है कि वो फॉर्मल और सिंथेटिक स्कूल को क्या कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं इनकी। डालकोट पर्सन जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पे बात करते हैं और सोशल सिस्टम पे बात करते हैं। ये कहते हैं कि भाई जो लड़ाई है ना वो बहुत हो गई मैक्रो और माइक्रो की, इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं। मैक्रो और माइक्रो के बगैर आप किसी भी चीज़ को मतलब इमेजिन करना बेवकूफ़ी है। मैक्रो माइक्रो के बगैर नहीं रह सकता, माइक्रो मैक्रो के बगैर नहीं रह सकता। तो आप किस तरह या इंडिविजुअल पे कर सकते हैं या आप किसी भी तरीके से किसी लार्जर इवेंट पे फोकस नहीं कर सकते। दोनों का होना ज़रूरी है, ठीक है। एक सोशल एक्शन होता ही तभी जब उसमें इंडिविजुअल पार्ट लेता है, तो सोशल एक्शन कंप्लीट ही तभी होता है जब आप एक इंडिविजुअल को देखोगे, उसको करोगे कि इस इवेंट से, उसने पर्टिकुलर इवेंट से उसको क्या समझ आ रही है या वो आगे क्या अपनी बात को कन्वे करना चाह रहा है। देन अगले इंडिविजुअल उसको किस तरीके से ले रहा है, क्या समझ रहा है, ठीक है, कौन से आप कैसे एजेंट्स के ज़रिए होती है, ये कौन सी जेस्टर्स कम्युनिकेशन क्या यूज़ होता है, इस तरह के जो एक्शन होता है अगला उसको समझता है एंड देन उसके हिसाब से रिएक्शन करता है।
तो आपका जो एक प्रोसेस है वो इन मैक्रो माइक्रो के बगैर कंप्लीट ही नहीं है। इसी तरह मर्टन आते हैं, मर्टन बात करते हैं लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन की। लेटेंट जो है वो आपकी मैक्रो के बारे में बात कर रहा है, मैनिफेस्ट में वो आपकी माइक्रो के बारे में बात कर रहा है। लेटेंट का मतलब ही उनका ये है कि मतलब एक चीज़ जो है ना वो हो गई, इंडिविजुअल को पता नहीं था, या वो आप कह सकते हैं उसने जानबूझ के नहीं किया, बस उसका जो एक्शन था, ये जो उसने काम किया उसके रिजल्टेंटली एक हिडन चीज़ थी वो हो गई। मिसाल के तौर पर मैनिफेस्ट की अगर हम समझे तो मैनिफेस्ट क्या है, काम आपने दिमाग में रख के किया। एग्जाम्पल में इसको आप इस तरह समझ लेना कि एक लड़का एक लड़की शादी करते हैं, ठीक है, देन वो उनका क्या होता है कि बेबी हो जाता है। बेबी उन्होंने जो किया है वो उनकी मतलब उन्होंने इसलिए तो बेबी नहीं पैदा किया ना कि हमने सोसाइटी बढ़ानी है, नंबर ऑफ़ पीपल अपने बढ़ाने, अपनी कम्युनिटी को ग्रोथ देना है। उन्होंने तो अपनी फैमिली बढ़ानी है, या उनको पसंद था, उन्होंने अपनी नस्ल आगे बढ़ाने बच्चा पैदा कर दिया। लेकिन उनके जो बच्चा पैदा होने से क्या हुआ, इन डायरेक्टली आपकी सोसाइटी में क्या हुआ, नंबर ऑफ़ मेम्बर्स में इजाफा हो गया। तो रिप्रोडक्शन का लेटेंट फंक्शन क्या होगा कि आपकी कम्युनिटी जो है वो बड़ी हो गई। मैनिफेस्ट फंक्शन ये था कि भाई उन्होंने दिमाग में रख के बच्चा पैदा किया, करना था कर दिया। लेटेंट फंक्शन क्या हुआ कि आपकी कम्युनिटी बढ़ गई, ठीक है, एक मेंबर का इजाफा हो गया। तो इसी तरह वो कहते हैं कि ये मैक्रो और माइक्रो जो है ना एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। देन हमारे CW मिल्स आते हैं, वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, वो सोशियोलॉजी में इमेजिनेशन को ऐड कर देते हैं। वो सोशियोलॉजी ऑफ कॉफ़ी उनकी एक है, उस पर वो कहते हैं मतलब एक चेन को डिस्कस करते हैं कि देखो कॉफ़ी की एग्जांपल है कि कॉफ़ी की बीज जो है वो एक बंदे ने पता नहीं कहाँ पे बोए, ठीक है, वो सीड्स आगे निकले, देन उसको आप कहते हैं ना कि वो इम्पोर्ट हुए, देन वो बाहर अमेरिका वगैरह यूरोप में पहुँचे, वहाँ के लोगों के पास पहुँचे, उन्होंने कॉफ़ी बनाई, उनको टेस्ट पसंद आया, देन सुबह उठ के वो पीने लगे। तो मतलब ये एक क्या था, एक बीज से इतना बड़ा प्रोसेस हो गया। तो मैक्रो और माइक्रो अलहदा नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। एंथनी गिडन्स जो है वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन की बात करते हैं, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं डबल हर्मेनियोटिक्स। हर्मेनियोटिक्स जर्मन वर्ड है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। वो ये टर्म यूज़ करते हैं हर्मेनेटिक्स के, आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो और उसको समझो, और वो एम्फोसाइज करते हैं ब्लेंडिंग पे। मिसाल के वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो इंडिविजुअल को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करता है, देन वो इंडिविजुअल की नज़र से फॉर एग्जांपल मैरिज को स्टडी कर देगा। तो क्या वो कह रहा है मैक्रो और माइक्रो को आप क्या करो, उनकी ब्लेंडिंग करो और हमारी सोशियोलॉजी में ये लड़ाई ख़त्म करो, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो की, ताकि हमारा स्कोप मज़ीद वाइडन हो जाए, ठीक है। तो थर्ड फेज में क्या हो रहा है, फॉर्मल और सिंथेटिक स्कूल की आपस में क्या हो रही है, ब्लेंडिंग चल रही है, ठीक है। तो स्कोप क्या हो रहा है, वाइडन हो रहा है। अब हम अपने प्रेजेंट फेज की तरफ जाते हैं। प्रेजेंट फेज का जो है हमारा टाइम पीरियड है वो 1980s से ऑनवर्ड है, ठीक है, 1980s से ऑनवर्ड की बात चल रही है। अब क्या हो रहा है, वाइडर वैरायटीज़ ऑफ इंटरेस्ट आ रही हैं, मतलब अब सोशियोलॉजी हेल्थ पे भी बात करिए, IT पे भी बात करिए, बायोटेक पे भी बात करिए, नेटवर्किंग पे भी बात करिए, डिफेंस, एनवायरनमेंट, एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें अब क्या सोशियोलॉजी में डिस्कस हो रही हैं, ठीक है। देन इमर्जेंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट्स, पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट निकलते हैं, मेटा नैरेटिव्स के साथ डील करते हैं, मतलब कि जो ब्रॉड थ्योरीज हैं उनको रिजेक्ट करते हैं कि इनमें कोई भी ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। ये जो ब्रॉड थ्योरीज बनी हुई हैं इनमें कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, कोई तरीका नहीं है ये बात समझने के लिए कि क्या चीज़ सही है, सच है, और क्या जो है वो झूठ है। जैकस डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं सोशियोलॉजी में, मतलब वो कहते हैं अब चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू कर दो, आप चीज़ों को तोड़ लो और उसमें से समझने की कोशिश करो। डिकंस्ट्रक्शन से उनका क्या मतलब है कि भाई एक लैंग्वेज है ना आपको वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ठीक है, आपकी जो इंटरनल ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो उसको ट्रूली नहीं एक्सप्रेस करती। मिसाल के तौर पर एग्जांपल को हम ये लें, अगर एक बोर्ड लगा है मैन एट वर्क, तो मैन MAN मैन से हम यही समझ रहे हैं कि आगे जो है मर्द काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वहाँ फीमेल्स भी काम कर रही हों। तो आप जो आपकी लैंग्वेज है वो आपकी ट्रू रियलिटी नहीं बता रही है। और जब आप पेपर में भी आप देखो आप बात करते हैं तो आप ही कवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो कभी भी आप शी कवर्ड नहीं यूज़ करते हो, ठीक है। तो मतलब वो लैंग्वेज जो है ना वो कह रहे हैं इसको तोड़ फोड़ करो, इसकी डिकंस्ट्रक्शन करो। उसके बाद हमारे पास आते हैं माइकल
फो कॉल्ड वो डिस्कोर्स एनालिसिस की बात करते हैं और वो कहते हैं कि डिस्कोर्सेज में बहुत पावर है, यानी बात हो क्यों रही है। जब हम एक चीज़ को डिस्कस करते हैं तो उसमें लोगों का जहन बनना शुरू हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको ये चीज़ें डिस्कस करके बता रही हूँ तो आपके जहन में चीज़ें आ रही हैं, आप उस चीज़ को समझ रहे हो। तो इनका जो फोकस है वो सोशियोलॉजी में डिस्कोर्स एनालिसिस का है। एलन ब्रैमन आते हैं, वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे बात करते हैं, पर्पसेस रिसर्च को रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके जो स्कोप थी वो थ्रू आउट हिस्ट्री एक्सपेंड हो रही थी सोशियोलॉजी की। हमारे आगे कन्फ्लिक्ट व्यू आए, फेमिनिज्म आए। कन्फ्लिक्ट व्यू कार्ल मार्क्स का नाम है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैपिटलिस्ट के सोसाइटी के अगेंस्ट बात करते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फेमिनिज्म, औरतों की मूवमेंट चलती हैं अपनी राइट्स ऑफ इक्वालिटी पे। इसी तरह जो स्कोप है हम उसको सोशियोलॉजी के स्कोप को हम समझ सकते हैं अगर हम सोशियोलॉजी का बाकी सोशल साइंसेस के साथ कंपैरिजन करें। तो हम अपने कमिंग लेक्चर में सोशियोलॉजी का अपने बाकी सोशल साइंसेस से भी कंपैरिजन करेंगे और इसके स्कोप को समझेंगे। आज के लिए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने डिफरेंट फेजेस में स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को समझ लिया। आपने 2-3 दफ़ा इसको अच्छे से समझ लेना है। अभी शायद आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, बट ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट फेजेस को टाइम पीरियड याद रखना है और स्कॉलर्स को याद रखना है कि कौन से फेज में कौन से स्कॉलर आए और कौन सा कॉन्सेप्ट उन्होंने सोशियोलॉजी में ऐड किया और हमारी सोशियोलॉजी का जो स्कोप था उसको वाइडन किया। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो, कोई चीज़ समझना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।